दोस्तों स्वागत है सभी लर्नर्स का आज की इस नई और बेहद रोमांचक विस्तृत चर्चा में। मैं ज्योति हूँ और आज मैं सच में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। मैं हूं नरेश और हमें पृथ्वी की इस आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरे साइंटिफिक लॉजिक के साथ डिकोड करना है। अरे मतलब सोचने वाली बात है नरेश सर कि हम लोग ऊपर सरफेस पर रहते हैं, आसमान में देखते हैं, हजारों लाइट ईयर्स दूर के तारों के बारे में जानते हैं, सही कहा ज्योति। पर हमारे जूतों के ठीक नीचे थोड़ी सी गहराई में आखिर क्या पक रहा है इसका हमें मुश्किल से ही अंदाजा होता है। तो नरेश सर बिना किसी देरी के क्या आज की स्लाइड्स शुरू करें? बिल्कुल ज्योति। जब हम फिजिकली जमीन के अंदर नहीं जा सकते तो साइंटिफिक जासूसी कैसे शुरू होती है? चलो ज्योति, अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। वाओ, इसमें तो काफी सारे चार्ट्स हैं। हाँ देखो ज्योति, स्लाइड पर जो 3D विजुअल मेटाफर है ना, एक चमकती हुई पृथ्वी जिसका कोर बिल्कुल ब्राइट है और इसके चारों तरफ ये डिजिटल स्क्रीन्स और डेटा चार्ट्स फ्लोटिंग अवस्था में हैं। ये विजुअल बेसिकली डेटा एनालिसिस को दिखा रहा है, राइट? एग्जैक्टली ये इस बात का प्रतीक है कि हम डेटा और मैथ के जरिए इस रहस्य को डिकोड कर रहे हैं। स्पेस में तो हमने प्रोब्स भेज दिए, पर पृथ्वी के सेंटर तक डायरेक्ट फिजिकली जाना नामुमकिन है। क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, एक्सट्रीम टेम्परेचर किसी भी ड्रिल को पिघला देगा। इसीलिए साइंटिस्ट में इसके एग्जैक्ट स्वरूप को लेकर बहस होती है और हमें तापमान, डेंसिटी और भूकंपीय तरंगों के डेटा पर डिपेंड करना पड़ता है। अच्छा नरेश सर, अगर हम सीधे अंदर नहीं जा सकते, मेरा मतलब फिजिकल एंट्री नामुमकिन है, तो क्या हम कभी 100% श्योर हो पाएंगे कि सेंटर कैसा दिखता है? और लर्नर्स ध्यान दें, मुझे स्क्रीन पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही सवाल ज्योति। और ये स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है। पृथ्वी के केंद्र का पूर्ण रूप से सही स्वरूप पता लगाना आज भी पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है। जो भी हम जानते हैं वो मॉडल्स हैं। तो 100% श्योर नहीं है, तो क्लूज इकट्ठे करने होंगे। सही पकड़ा। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो हमें क्लूज बताएगी। इस दूसरी स्लाइड का विजुअल तो एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ दोस्तों, इस विजुअल में लेफ्ट साइड पर एक 3D ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, राइट साइड पर एक ग्लोइंग ब्लॉक से साइज्मिक वेव्स निकल रही हैं और इन दोनों के बीच एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, एक डिटेक्टिव के टूल की तरह। ज्योति, ध्यान रहने वाली बात यह है कि डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास ज्वालामुखी से निकला लावा है जिसे हम टच और टेस्ट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट में भूकंपीय तरंगे हैं। एक डाउट आता है नरेश सर, क्या इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा हमें पृथ्वी के एकदम सेंटर की जानकारी दे देता है? और लर्नर्स इस स्लाइड पर भी एक बड़ा रेड बॉक्स अलर्ट हाईलाइट हो रहा है। नहीं ज्योति, ध्यान दो, यहीं एग्जाम अलर्ट है। ज्वालामुखी उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शन से हमें पृथ्वी की केवल 60 किलोमीटर तक की गहराई का ही पता चल पाया है। ओह वाओ, सिर्फ 60 किलोमीटर? हाँ, जबकि जमीन के सेंटर का रास्ता तो 6370 किलोमीटर लंबा है। लावा सिर्फ ऊपरी सतह की कहानी बताता है। तो 60 किलोमीटर के बाद हम ड्रिल क्यों नहीं कर सकते ठीक से? गर्मी की वजह से। चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ। जहां गर्मी की बात हो रही है। दोस्तों, इस तीसरी स्लाइड में एक 3D कटआउट ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें एक जायंट ट्रांसपेरेंट थर्मोमीटर डाला गया है और जिसका बल्ब सबसे बॉटम में बिल्कुल आग की तरह लाल ग्लो कर रहा है। राइट। ये दिखाता है कि गहराई के साथ गर्मी भयानक रूप से बढ़ती है। ये सिर्फ बची हुई आग नहीं है, बल्कि चट्टानों में छिपे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह डिके होते हैं। हाँ, और हेवी हीट रिलीज करते हैं। हालांकि गहराई में ये रेट बदलता है, पर अपर लेयर्स में एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल फॉलो होता है। थर्मोमीटर देखकर ही समझ आ रहा है कि मशीन क्यों पिघलेगी। सर, अपर सरफेस पर ये मैथ का रूल आखिर क्या है और गर्मी कितनी तेजी से बढ़ती है? लर्नर्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक न्यूमेरिकल एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योति, एग्जाम अलर्ट यही कहता है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। वेट, सच में? हर 32 मीटर पर 1 डिग्री? हाँ, इसीलिए थोड़ी ही किलोमीटर की गहराई पर चट्टानें पिघलने लगती हैं। अब चूंकि हम खुद खोद कर नहीं देख सकते, तो जियोलॉजिस्ट्स ने डेटा मॉडल बनाया होगा। बिल्कुल। अब ज्योति, इस बहुत ही मजेदार स्लाइड को देखते हैं
जिसे समझना सबसे आसान है। इस स्लाइड 4 का विजुअल बड़ा ही अनोखा है नरेश सर। एक शार्प नाइफ एक लाल तरबूज यानी वाटरमेलन का स्लाइस काट रहा है। और इसके ठीक सामने पृथ्वी का एक 3D ग्लोइंग स्लाइस कटा हुआ दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे से मैप्ड हैं। ज्योति जैसे दुकानदार तरबूज के अंदर का हाल जानने के लिए एक छोटा सा स्लाइस निकालता है। हाँ, वैसा ही हमने अर्थ के साथ किया है। ठीक वैसे ही जियोलॉजिस्ट ने साइज्मिक वेव्स को यूज करके पृथ्वी का एक 3D स्लाइस वर्चुअली कट कर लिया है ताकि अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी हो सके। ये तरबूज वाली एनालॉजी ब्रिलियंट है, पर नरेश सर इस 3D स्लाइस को स्टडी करके जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी को कितने मेन लेयर्स में डिवाइड किया है और इस रेड अलर्ट बॉक्स में क्या राज छिपा है? ध्यान रखना ज्योति, एग्जाम अलर्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है। तरबूज का हरा छिलका, उसका सफेद हिस्सा और अंदर का लाल गूदा। बिल्कुल, अर्थ की 3 मेन लेयर्स की तरह। हाँ, तो चलिए इस स्लाइस को करीब से देखते हैं। चलो अब ज्योति इन 3 परतों की अगली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों 5वीं स्लाइड पर एक एक्सप्लोडेड 3D व्यू दिखाया गया है। वाओ, इसमें अर्थ की 3 लेयर्स हवा में फ्लोटिंग अवस्था में दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर फ्लैट परत है जिसे क्रस्ट कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक बहुत ही मोटी आग जैसी ग्लोइंग परत है जिसे मैंटल कहते हैं। और सबसे बॉटम में एक बेहद चमकता हुआ हिस्सा है जिसे कोर कहा गया है, राइट? सही। क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम है, मैंटल मोटा मिडिल हिस्सा और कोर सबसे गर्म डेंस सेंटर है। ग्रेविटी की वजह से सबसे भारी चीजें सेंटर में सिंक हो गई थीं। एक्सप्लोडेड व्यू से प्रोपोर्शन एकदम क्लियर है। क्रस्ट तो सच में पतले छिलके जैसा है। सर, क्या एग्जाम के नजरिए से ये सबसे फंडामेंटल डिवीजन है जो हर लर्नर को क्लियर होना चाहिए? रेड बॉक्स यही हिंट दे रहा है। बिल्कुल ज्योति, एग्जाम अलर्ट यही है। क्रस्ट, मेंटल और कोर ये पृथ्वी की संरचना का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण विभाजन है। तो शुरुआत करते हैं वहां से जहां हम खड़े हैं। चलो अब ज्योति पहली परत यानी क्रस्ट वाली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों स्लाइड 6 पर एक बहुत ही डिटेल्ड 3D टेरेन बनाया गया है। इसमें एक तरफ डीप ब्लू समुद्र का पानी दिख रहा है और दूसरी तरफ ऊंचे खुरदरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही क्रस्ट के हिस्से हैं। इसका औसत घनत्व यानी एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। लेकिन इसकी मोटाई में बड़ा फर्क है दोस्तों। महासागरों के नीचे और पहाड़ों के नीचे अलग होती है क्या? हाँ, ओशियानिक क्रस्ट पतली होती है, औसत 5 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंट्स और पहाड़ों के नीचे की क्रस्ट लगभग 30 किलोमीटर तक मोटी होती है। ओशियानिक क्रस्ट भारी बेसॉल्ट चट्टान से बनती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। और पहाड़ों वाली क्रस्ट हल्की होती है? हाँ, वो हल्के ग्रेनाइट से बनती है, इसलिए पहाड़ बनकर ऊपर उठी रहती है। ये बहुत ही एनालिटिकल पॉइंट है। नरेश सर, इस पूरी ऊपरी परत को अगर हम एक सिंगल साइंटिफिक टर्म देना चाहें तो क्या कहेंगे? लर्नर्स यहाँ क्रस्ट का एक ऑल्टरनेट नाम आने वाला है। एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें। बहुत अच्छा सवाल ज्योति, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट को ही कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए क्रस्ट की जगह लिथोस्फीयर शब्द आता है। तो ये क्रस्ट आखिर इतनी हल्की क्यों है कि ये तैरती रहती है? चला अब ज्योति अगली स्लाइड पर चलते हैं जो बताती है कि क्रस्ट आखिर बना किससे है। दोस्तों 7वीं स्लाइड पर एक 3D फ्लोटिंग लैंड का टुकड़ा है जिसके साथ ग्लोइंग ग्लास क्यूब्स तैर रहे हैं जिन पर SI और AL लिखा है और एक विंटेज प्लैग भी है जिस पर सुएस लिखा है। दोस्तों जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएस ने इन लेयर्स को उनके अंदर मौजूद मिनरल्स के आधार पर क्लासिफाई किया था। उन्होंने बताया कि ये ऊपरी क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, जो कि बाकी एलिमेंट्स से हल्के होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमारी सॉलिड जमीन आसानी से नीचे की पिघली हुई लेयर्स पर तैर सकती है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। हल्का मटेरियल ऊपर तैरता है सिर्फ सिलिका और एल्यूमिनियम की वजह से। क्या इस लेयर को किसी छोटे एक्रोनिम से बुलाया जाता है? ये रेड अलर्ट बॉक्स जरूर उसी को पॉइंट कर रहा है। सही पकड़ा ज्योति। एग्जाम अलर्ट क्रस्ट को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, SiAl। अब जब हम सियाल से और गहराई में जाएंगे तो आग आएगी। हाँ, चलो अब ज्योति अगली स्लाइड पर चलते हैं जो अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों 8वीं स्लाइड पर एक विशाल और मैसिव 3D ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें खौलता हुआ मैग्मा है और साथ ही एक ब्राइट पाई चार्ट है जो 83% हाईलाइट कर रहा है। ज्योति, सियाल क्रस्ट के ठीक नीचे ये लेयर है मेंटल।
ये पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का 83% और मास का 67% कवर करता है। 83% वॉल्यूम, यानी हम एक बहुत ही पतली सॉलिड जमीन पर है और ठीक नीचे इतना बड़ा आग का समुंदर है। हाँ, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है और डेंसिटी बढ़कर 5.5 ग्राम cm³ तक हो जाती है। ज्वालामुखी फटने पर जो लावा बाहर आता है वो इसी विशाल मैंटल से निकलता है। बाप रे। नरेश सर, अगर सारा आग उगलने वाला लावा यहीं से आता है तो क्या इस भयानक गर्मी वाले हिस्से का कोई विशेष नाम भी है? लर्नर्स, एक नया एग्जाम अलर्ट फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल। ज्योति, एग्जाम अलर्ट नोट करो। ज्वालामुखी का लावा मैंटल से निकलता है और इसे वाइट ऑफ द अर्थ या पायरोस्फेयर भी कहा जाता है। पायरोस्फेयर? पायरो का मतलब आग होता है ना? हाँ, ग्रीक में आग होता है। अब इस आग के ओशन में केमिस्ट्री क्या है ये देखते हैं। चलो अब ज्योति मैंटल के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन वाली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, 9वीं स्लाइड पर एक डार्क फायरी मैग्मा पिट है और इसके ऊपर इस बार जो ग्लोइंग ग्लास क्यूब्स तैर रहे हैं उन पर SI और MA लिखा हुआ है। दोस्तों, गहराई में जाने पर हेवी एलिमेंट्स बढ़ते हैं। ये विशाल मैंटल लेयर मुख्य रूप से सिलिका और उसके साथ थोड़े भारी मैग्नीशियम से बना है। सियाल के बाद अब मैग्नीशियम ऐड हो गया। नरेश सर, जैसे क्रस्ट सियाल था तो इन दो एलिमेंट्स की वजह से इस लेयर का इक्वेशन क्या बनेगा? लर्नर्स ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक बेस्ड एग्जाम अलर्ट है। एकदम क्लियर लॉजिक है ज्योति, यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। मैंटल को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ऊपर क्रस्ट है सियाल और नीचे मैंटल है सीमा। लेकिन अर्थ के सबसे भारी एलिमेंट्स कहाँ गए फिर? चलो अब ज्योति सबसे गहरी और सबसे गर्म स्लाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 10वीं स्लाइड पर एक बेहद इंटेंसली ग्लोइंग स्फीयर दिखाया गया है जिसके अंदर मेटालिक लेयर्स हैं और ये किसी धड़कते हुए दिल की तरह पल्स कर रहा है। ये पृथ्वी का कोर है। यहाँ डेंसिटी अपने एक्सट्रीम पर है, लगभग 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रेशर और टेम्परेचर अकल्पनीय है। हालांकि मास में भारी है, पर वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम में ये पृथ्वी का सिर्फ 16% ही कवर करता है। डेंसिटी 13 तक पहुंच गई। ये तो सच में अर्थ का हैवी इंजन है। सर, हमने पहले लिथोस्फियर और पायरोस्फियर देखा, तो क्या इस सबसे भारी लेयर को भी किसी स्फीयर के नाम से जाना जाता है? रेड बॉक्स मुझे यही हिंट कर रहा है। बहुत जरूरी पॉइंट है ज्योति। एग्जाम अलर्ट, ध्यान रखें। क्रस्ट को लिथोस्फियर, मैंटल को पायरोस्फियर और कोर को बैरीस्फियर कहा जाता है। साइंस में बैरी प्रीफिक्स का मतलब हेवी होता है। तो ये बैरीस्फियर आखिर इतना हेवी क्यों है? चलो अब ज्योति देखते हैं अगली स्लाइड में कि ये कोर आखिर बना किससे है। दोस्तों, 11वीं स्लाइड पर एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और उसके पास Ni और Fe के हेवी मेटालिक क्यूब्स फ्लोट कर रहे हैं। दोस्तों, जब पृथ्वी गर्म गोला थी तो ग्रेविटी ने सबसे भारी मेटल्स को सेंटर में खींच लिया। वो हेवी मेटल्स हैं निकल और आयरन, यानी फेरम। और मैग्नेटिक फील्ड का राज भी यहीं छिपा है ना? हाँ, ट्विस्ट ये है कि आयरन का एक हिस्सा लिक्विड फॉर्म में लगातार कोर में घूम रहा है। इसी डायनामो इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमें स्पेस रेडिएशन से बचाता है। वेट, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी जिंदगी बचाता है वो इस डीप कोर में लिक्विड आयरन के घूमने से बन रहा है? नरेश सर, निकल और आयरन का लॉजिक लगाकर इस लेयर का फॉर्मूला नेम क्या बनेगा? लर्नर्स, ये केमिकल फॉर्मूला सीक्वेंस का आखिरी हिस्सा है। सही गेस किया ज्योति। एग्जाम अलर्ट, ध्यान में रखें, कोर को नाइफे कहा जाता है जहां लोहे और निकल की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। सियाल, सीमा और नाइफे। ये क्लासिफिकेशन तो काफी क्लासिकल है। हाँ, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे और रिफाइन किया। अब ज्योति एक बहुत ही डीप साइंटिफिक स्लाइड पर आते हैं जहां पुराने मॉडल में सुधार किया गया। दोस्तों, 12वीं स्लाइड का विजुअल बहुत ही स्टनिंग है। हाँ, 3D अर्थ का स्लाइस है, पर अचानक ग्लोइंग ग्रीन लेजर ग्रिड्स आती हैं और उन 3 लेयर्स को सब डिवाइड करके 6 डिस्टिंक्ट सब ब्लॉक्स में काट देती हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब सीज़मोलॉजिस्ट ने P और S वेव्स की स्पीड मैप की तो उन्होंने देखा कि अचानक एक गहराई पर आकर इनकी स्पीड बहुत तेजी से बदल जाती है। इसका मतलब था कि लेयर के अंदर ही रॉक की डेंसिटी या स्टेट अचानक चेंज हो रही है। अच्छा, वेव की स्पीड अचानक चेंज होना यानी रास्ते में अचानक स्मूथ हाईवे आ जाना। सही कहा। इसी डेटा के बेसिस पर उन्होंने क्रस्ट को अपर और लोअर क्रस्ट, मैंटल को अपर और लोअर मैंटल और कोर को आउटर और इनर कोर में बांट दिया। सर, जो ये इमेजिनरी लाइंस इन लेयर्स को सेपरेट करती हैं,
जहां वेव का बिहेवियर बदलता है, क्या उनका कोई साइंटिफिक नाम होता है? और ये रेड बॉक्स का अलर्ट क्या है यहाँ? इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ज्योति, एग्जाम अलर्ट। इन परतों को अलग करने वाली काल्पनिक सीमाओं को ही, जहां डेटा में सडन ब्रेक आता है, असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। डेटा ब्रेक को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। चलो अब ज्योति इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज के बारे में अपनी अगली स्लाइड देखते हैं और उन्हें मैप करते हैं। दोस्तों 13वीं स्लाइड में पृथ्वी का एक डीप सिलिंड्रिकल कोर सैंपल है। इस सैंपल पर 2 बेहद थिक ग्लोइंग नियॉन रिंग्स लगी हैं और उन पर छोटे फ्यूचरिस्टिक लॉक्स बने हैं। ये लॉक्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मैटर का फिजिकल स्टेट बिल्कुल लॉक होकर चेंज हो जाता है। ये 2 मेन बाउंड्रीज हैं। पहली है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो पतले क्रस्ट और मोटे मैंटल को अलग करती है। और दूसरी है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मैंटल को कोर से अलग करती है। मोहो और गुटनबर्ग दोनों नाम साइंटिस्टों के नामों पर है ना? नरेश सर, दोनों अजीब नाम हैं। क्या एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर इनकी लोकेशंस मिक्सअप कर देते हैं? मुझे एग्जाम अलर्ट भी इसी पर लग रहा है। बिल्कुल ज्योति, इसलिए क्लियर रखना है। एग्जाम अलर्ट को डबल अंडरलाइन कर लो। मोहो रेखा क्रस्ट और मैंटल के ठीक बीच है और गुटनबर्ग रेखा मैंटल और कोर के बीच है। ये तो ने लेयर्स की बात हुई, पर उन 6 सब लेयर्स का क्या? चलो ज्योति, अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि इन सब लेयर्स को आपस में कौन बांटता है। दोस्तों स्लाइड 14 में वही सिलिंड्रिकल सैंपल है, पर इस बार नियॉन रिंग्स नहीं, बल्कि 3 पतली शार्प सिल्वर रिंग्स हैं जो स्ट्रिक्टली उन मेन सेक्शंस के बिल्कुल बीचों बीच से काट रही हैं। इन डिसकंटिन्यूटीज के नाम हैं कॉनरेड, जो अपर और लोअर क्रस्ट को अलग करती है, रेपेटी, जो अपर और लोअर मैंटल को अलग करती है, और लेहमन, जो आउटर और इनर कोर को अलग करती है। लेहमन, वाह! लेहमन का कंट्रीब्यूशन तो अमेजिंग था। नरेश सर, एक लॉजिक लग रहा है मुझे यहाँ। पिछली स्लाइड वाली बाउंड्रीज तो 2 अलग-अलग मेन परतों के बीच थीं। क्या कॉनरेड, रेपेटी और लेमन सिर्फ एक ही लेयर के 2 हिस्से कर रही हैं? लर्नर्स, क्या यही हमारा नेक्स्ट एग्जाम अलर्ट है? बड़े ध्यान से देखा ज्योति और बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। यही एग्जाम अलर्ट है। कॉनरेड, रेपेटी और लेहमन, ये तीनों रेखाएं एक ही परत को 2 हिस्सों यानी अपर और लोअर में बांटती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 डिसकंटिन्यूटीज हो गई। हाँ, और सरफेस से सेंटर तक इनका सीक्वेंस याद रखना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हमारे पास एक हल है। चलो ज्योति, अब अपनी आखिरी और सबसे हेल्पफुल स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 15 में एक ट्रांसपेरेंट 3D अर्थ स्लाइस के ऊपर ग्लोइंग गोल्डन लेटर्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। CMRGL। दोस्तों ये हमारी सबसे अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक है इन 5 डिसकंटिन्यूटीज को लाइन से याद रखने की। C से कॉनरेड, M से मोहो, R से रेपेटी, G से गुटेनबर्ग और L से लेमैन। CMRGL, कॉनरेड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। सिर्फ 5 नाम और उनकी जगह याद रखना सच में मुश्किल लग रहा था। क्या ये ट्रिक डायरेक्टली सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में मदद करेगी? और आखिरी रेड बॉक्स क्या मैसेज दे रहा है? 100% ज्योति, एग्जाम अलर्ट नोट करें। CMRGL ट्रिक से आप सतह से केंद्र तक की रेखाओं का सही क्रम एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। बस क्वेश्चन पेपर पर CMRGL लिखें और क्रस्ट से कोर तक का रास्ता क्लियर। नरेश सर, ये ट्रिक तो सच में लाइफ सेविंग है। इसने पूरे स्ट्रक्चर को बहुत आसान बना दिया। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। आज हमने समझा कि कैसे हम अपर सरफेस के हल्के सियाल लिथोस्फीयर से लेकर मैंटल के पायरोस्फीयर वाले उबलते आग के ओशन से होते हुए बिल्कुल सेंटर के भारी नाइफ बैरोस्फीयर तक पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे साइज्मोलॉजी ने हमें 5 डिसकंटिन्यूटीज दिखाई और कैसे CMRGL उनको याद रखने की चाबी है। नरेश सर, एक इतने डेंस और इनविजिबल जियोग्राफिकल टॉपिक को इन क्लियर 3D विजुअलाइजेशंस, लॉजिकल ब्रेकडाउन्स और एग्जाम फोकस्ड अलर्ट्स के साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे जियोग्राफी से जुड़ते हैं, ये आज लर्नर्स को बहुत क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया ज्योति, तुम्हारी डिडक्शन सच में बेमिसाल थी। लेकिन दोस्तों जाने से पहले एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि कोर में लिक्विड आयन घूम रहा है, जिससे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमें बचा रही है। हाँ, शील्ड की तरह। सोचो अगर कभी पृथ्वी के अंदर इस लिक्विड आयरन का घूमना रुक जाए तो क्या होगा? हमारा शील्ड खत्म हो जाएगा, सूर्य की भयानक रेडिएशन सीधे सरफेस पर आएगी और शायद हमारा हाल भी मार्स जैसा हो जाए।
ऊपर सरफेस पर हमारी टेक और जिंदगी पर इसका भयानक असर पड़ेगा। बिल्कुल। इस बारे में खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए दोस्तों, अपने नोट्स हमेशा रिवाइज करते रहिए। और तब तक के लिए हमेशा क्यूरियस रहिए। मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में। हेलो दोस्तों,